बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी लंदन से आपको अपने शो में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, पूरी कौम ने देखा कि मज़ार कायद पर क्या हुआ। पाकिस्तानियों के जज्बात के साथ खेला गया, एहसासात के साथ खेला गया और इनको मजरूह किया गया। वो जगह जहाँ पर मोहब्बतों के पहरे हैं, जहाँ पर जज्बात के पहरे हैं, जहाँ पर कानून के पहरे हैं, इन पहरों को तोड़ा गया और कुछ लोगों ने अंदर दाखिल होकर हुल्लड़बाजी की, नारे लगाए और वो झूठा बयानिया जो पिछले 2 सालों से पाकिस्तान की आवाम के सामने रखा जा रहा है, एक झूठी जमहूरियत की शक्ल में, एक झूठे बयानी की शक्ल में, इसको उस जगह पर बुलंद किया गया जहां पर मोहब्बतों का पहरा है, जहां पर जज्बात का पहरा है, जहां पर अकीदत का पहरा है। पूरी कौम इस वक्त एक सख्ते की हालत में है। अफसोस है इन लोगों पर जिन्होंने तमाम एहतराम को ख़त्म करके इन नारों को बुलंद किया, अपनी सियासत को बचाने के लिए, और ये नारा लगाया कि हम शर्मिंदा हैं ऐसे मुल्क में रहते हुए जहां पर वोट को इज्जत नहीं दी जा रही। व्यूअर्स, ये झूठा बयानिया, जिसे मैं बार बार झूठा बयानिया इसलिए कहता हूं कि ये बयानिया सिर्फ चंद लोगों को बचाने के लिए बुलंद किया जा रहा है। इसके अलावा इस बयानिए में कोई हकीकत नहीं है। हमने मुतअद्दिद बार हकाइक के साथ, दलाइल के साथ आपके सामने ये चीज़ें पेश की और अब ये कौम जान चुकी है कि ये बयानिया झूठ पर मबनी है। आपको बता दें कि मज़ार कायद एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुकदमे में 200 अफराद के ख़िलाफ़ जो है जिनको नामज़द किया गया। उसके बाद हमने ये भी देखा कि किस तरह इस पूरी सिचुएशन को, जो हमेशा से पाकिस्तान की एक सियासी जमात की हमेशा से कोशिश रही कि चीज़ों को कंट्रोवर्शियल बनाया जाए, हर मामला फ़ौज के खाते में डाल दिया जाए, कि एक फ़ोन आया और उसके बाद ये सब कुछ किया गया। रेंजर्स ने आईजी को अगवा करके वो लेकर गए। इस किस्म की बातें मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तेज़ी के साथ गर्दिश कर रही थी और ना सिर्फ जो सिंध की हुकूमत थी उनकी तरफ से कोई ज़िम्मेदार बयान आया और ना पता चल सका कि असल में हुआ क्या है। हुआ ये था कि पूरी कौम ने देखा कि चंद अफराद मज़ार कायद में दाखिल होते हैं और वहाँ पे अपना झूठा बयानिया कायद को सुनाते हैं और हमदर्दियाँ पूरी कौम की हासिल करने के लिए वीडियोस बनाई गई और फिर वीडियोस को शेयर किया गया। व्यूअर्स, अगर ये बेहुरमती नहीं थी तो और क्या था, सियासी सरगर्मी नहीं थी तो और क्या था, जिसमें कैप्टन सफदर नारे लगा रहे हैं वोट को इज्जत दो, तो ये अगर सियासी बयानिया नहीं, एक्ट के अंदर बड़ा वाज़े लिखा है कि मज़ार कायद की हदूद के अंदर किसी किस्म की सियासी सरगर्मी नहीं की जाएगी। और ये अफराद मुर्तकिब हुए इस जुर्म के जो उन्होंने वहाँ पर किया और फिर उसके बाद FIR दर्ज होती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से हमेशा की तरह इस वाक़े को भी सियासी रंग दिया गया। मोहम्मद ज़ुबैर साहब कहते हैं कि रेंजर्स एहलकार IG सिंध को हेडक्वार्टर लेकर गए जहाँ पर एडिशनल IG साहब पहले से मौजूद थे और फिर जोर दिया गया कि जनाब इस मुकदमे को दर्ज किया जाए और कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया जाए। मेरा एक सवाल है इन तमाम लोगों से और पाकिस्तान की आवाम से, जब ऐसा वाक़या होगा, बल्कि मैं ऐसे सानिया कहूँगा, तो क्या पाकिस्तान के इदारों को हरकत में नहीं आना चाहिए? पाकिस्तान का एक कानून मौजूद है, एक्ट मौजूद है कि उस जगह की हुर्मत के ऊपर कोई शख्स आंख नहीं उठाएगा और इसको पामाल नहीं किया जाएगा। वहाँ पर सियासत की गई, वहाँ पर हुल्लड़बाजी की गई, तो इदारों का रिएक्शन इसी तरह का होता है। सियासत की गई अहाते के अंदर, सियासत की गई उस जगह पर जहाँ पे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अब दिन नींद सो रहे हैं, और बल्कि इस सियासत को सोशल मीडिया पर भी किया गया। और ये सियासत यहीं पे ख़त्म नहीं होती व्यूअर्स, बल्कि इस सियासत को अहाते से बाहर भी किया गया अपने बयानात की शक्ल में, और तमाम ताने बाने एक बार फिर पाकिस्तान के इदारों के साथ मिलाए गए और इदारों को मिलान किया गया। खुदारा इस किस्म की टेंडेंसीज़ को, ऐसे सियासतदानों को पाकिस्तान से दूर रखे, ये हमारी दुआ है। और पाकिस्तान की सियासत में ऐसे जो किरदार हैं जिनका मकसद सिर्फ कुछ लोगों को बचाना है, पाकिस्तान की आवाम को नहीं। और अब बात यहाँ तक आ गई है कि वो जगह जो एहतराम के लायक हैं, जहाँ पर मोहब्बतों का रिश्ता है, जहाँ पे अकीदतों का ताल्लुक़ है, इनको पामाल किया जा रहा है। व्यूअर्स, ये हकाइक आपके सामने रखना इसलिए ज़रूरी था। कैप्टन सफदर ने जो कुछ वहाँ पर किया, वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, वो एक सियासी एक्ट था और कानून के मुताबिक वहाँ पर किसी किस्म की
कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हो सकती। मैं कुछ वीडियोस देख रहा था जिसमें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान के हवाले से भी एक वीडियो शेयर की गई जब वो वहाँ पर गए। उन वीडियोस के अंदर किसी किस्म का सियासी नारा हमने कम से कम नहीं सुना, बल्कि वोट को इज्जत दो का नारा पूरी कौम ने सुना है। व्यूअर्स, ये मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की साइड लेना नहीं था, बल्कि जो हकाइक हैं वो आपके सामने रखना बहुत ही ज़रूरी था। फिर से हमारी दूसरी खबर, इसका ताल्लुक डेविड रोज के साथ है। बड़ी तफसील के साथ बात हुई। कल हेयरिंग थी जो पोस्टपोन हो गई है 11 नवंबर तक, और कहा जा रहा है कि इसके बाद भी यानी क्रिसमस का टाइम आएगा और उसके बाद शायद ये हेयरिंग प्रिलिमिनरी हेयरिंग है, इसकी डेट फिक्स की जाएगी। वजूहात क्या हैं वो आपको बता दें। बरतानिया में कोरोना की सिचुएशन है, कोर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और स्केड्यूल को मेंटेन नहीं किया जा सकता था बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑन द कोर्ट्स, लिहाजा इस तारीख को आगे किया गया है। डेविड रोज ने अपने ट्वीट पैगाम में ये भी लिखा कि हेलो फ्रेंड्स इन पाकिस्तान, सम ऑफ यू मे नो देयर वाज टू हैव बीन अ प्रिलिमिनरी हियरिंग नेक्स्ट ट्यूसडे ऑफ द रेफॉर्मेशन एक्ट action brought against me by Shehbaz Sharif over the meaning of my article. This has been postponed to a date yet to be fixed after November 11. और जो मेरी उनसे बात हुई उन्होंने बताया है कि ये डेट मज़ीद इससे आगे जा सकती है। और आपको ये बता दें कि दोनों केसेस यानी अली इमरान का जिसमें दरख्वास्त की गई थी, अली इमरान की तरफ से भी एक केस फाइल किया गया है और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की तरफ से भी एक डेफेमेशन सूट फाइल की गई है। दोनों की हियरिंग एक ही रोज़ होगी। व्यूअर्स, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इस खबर का, जो हमने पहले भी हवाला दिया मुतादिद बार, हमने लंदन से आपको ये रिपोर्ट किया और हम जुड़े हुए हैं इस खबर के साथ, डेविड रोज से मुसलसल राब्ते में हैं। कुछ नई डेवलपमेंट्स क्या हैं, तारीख तो आगे चलेगी लेकिन डेवलपमेंट्स क्या हैं। डेवलपमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एहतसाब अदालत के सामने आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब पेश हुए और उन्होंने कहा कि जब उनसे सवाल किया गया बताएं कि 4 फ्लैट्स जो आपने बरतानिया में ख़रीदे हैं ये पैसा कहाँ से आया। नैब ने अपना मौक़िफ़ अदालत में पेश किया और बताया कि हमने ये सवालात शहबाज शरीफ से किए हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने हमें किसी किस्म का जवाब नहीं दिया। तो लिहाजा ये पैसे कहाँ से आए, कैसे पैसे बाहर भेजे गए, मीन्स क्या था, इस्टेब्लिश नहीं कर सके। और ये बेहतर इनके लिए होगा कि ये हमारे सवालात के जवाबात हमें दें। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मैं मलका बरतानिया के सामने हाथ फैलाऊं। उन्होंने रेफरेंस दिया तारीख़ों का और बताया कि ये फ़्लैट उन्होंने कब ख़रीदा, और उन्होंने ये भी बताया कि चूँकि मुशर्रफ दौर में बरतानिया आना और फिर किराए की बिल्डिंग वो नहीं ले सकते थे, बहुत महंगा था, लिहाजा उन्होंने ये बेहतर समझा कि लंदन में कोई प्रॉपर्टी बना ली जाए यानी उनके रहने का ठिकाना हो जाए। फिर उन्होंने अपनी बीमारी का भी हवाला दिया। फिर शहबाज शरीफ ने अदालत के सामने कहा कि मलका बरतानिया के आगे हाथ ना फैलाऊं, इसलिए जायदाद 2005 में ख़रीदी। ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे। अच्छा, एक और फैसला है नैब अदालत का 12 दिसंबर 2019 का, ये भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और फिर मैं आपको ताल्लुक क्या है और इंपॉर्टेंस क्या इन फैसलों की उस पर बात करेंगे। The Accountability Court on Wednesday confirmed the National Accountability Bureau Lahore orders to freeze the properties owned by PMNL President Shehbaz Sharif, his sons Hamza Shehbaz, Salman Shehbaz and other family members in connection with the investigation going on, income beyond means and money laundering. और फिर ये भी लिखा गया, the Shehbaz Sharif family wealth from 2003 to 2018 is not proportionate to the non-sources of accused which has not been explained by the accused. और फिर उसमें ये भी लिखा गया, the provision of the Protection of the Economic Reforms Act 1992 would not be helpful to the accused party unless the sources of the said payments disclosed by them. ये लिखा गया और 23 properties owned by Shehbaz and his son Suleiman and other family members accused of asset beyond means में इनको फ्रीज किया गया। एक और अहम खबर है मलिक रियाज साहब के हवाले से, और वो भी हमने रिपोर्ट की वन हाइड पार्क। वहाँ पे क्या हुआ था, बरतानिया के अंदर एक कानून है अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर्स, इस पर बहुत सारे फैसले आए हैं। मलिक रियाज साहब का फैसला मौजूद है जिसमें वन हाइड पार्क को नेशनल क्राइम एजेंसी ने बतौर सेटलमेंट जो है वो एक्सेप्ट किया, और ये खबरें मौजूद हैं। तकरीबन 190 मिलियन पाउंड्स टू यूके अथॉरिटीज़, पाकिस्तानी टाइकून एग्रीज टू हैंड ओवर। ये थोड़ा पैसा नहीं है, 190 मिलियन का पैसा था। और फिर 9 फ्रीजिंग ऑर्डर्स सिक्योर्ड अगेंस्ट मलिक रियाज हुसैन इन डर्टी मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन, और ये भी रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। यानी ये जो खबरें मैं आपको बता रहा हूँ ये रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, और इनका ताल्लुक आपस में क्या है ये एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपके साथ इस पर भी रोशनी डालूंगा, क्योंकि ये खबरें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब 7 अक्टूबर को एक और ख़बर आई है, अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर्स सस्पेक्टेड मनी लॉन्डर्स गिव अप 10 मिलियन ऑफ प्रॉपर्टी। और
यानी ये जो अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर है ये किस तरह शहबाज शरीफ साहब के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। पाकिस्तान के अंदर केसेस चल रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर असासे मुंजमद हैं, 23 प्रॉपर्टीज़ हैं और ये ख़बरें जो इनका हवाला मैंने आपके साथ शेयर किया ये रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। ये हमारी कोई असेसमेंट नहीं है या हमारी कोई प्रेडिक्शन नहीं है, बल्कि हालात को देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा और चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाएंगी। हमारे दोस्त इब्राहिम राजा साहब कहते हैं कि डॉट से डॉट मिलाएं तो चीज़ें आप खुद ही समझ जाएंगे कि हो क्या रहा है। अब सवाल ये है कि शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में जदादें फ्रीज़ अगर वो मुस्तकिल तौर पे ये कोई ज़ब्त कर ली जाती हैं या मुंजमद रहती हैं, असासे मुंजमद रहते हैं, तो यही हाल बरतानिया में भी होगा। चूँकि पाकिस्तान में ये सवाल उठाया गया था कि बताया जाए कि ये पैसे कहाँ से आए, सोर्स ऑफ इनकम क्या था, आपकी असासे, आपकी इनकम आपस में एक दूसरे को मैच नहीं करती। ये सवाल पाकिस्तान में भी उठाया गया है और यही सवाल बरतानिया में भी उठाया जा सकता है कि बताया जाए कि ये 4 प्रॉपर्टीज़ कहाँ से आई, पैसा कहाँ से हासिल किया गया। जिन लोगों के आप नाम बता रहे हैं कि मैंने पैसा ख़ानदान के फ़लाँ फ़र्द से लिया, अकाउंट में से आया, वगैरह वगैरह तफसीलात मौजूद हैं, तो इसका भी जवाब देना होगा। तो लिहाजा ये केस बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और यहाँ पर अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर के तहत ये सवाल भी पूछा जा सकता है। तो लिहाजा व्यूअर्स ये अपडेट्स थी। याद रखिएगा इन तमाम केसेस को। नंबर 1 जो पाकिस्तान में जो असासे मुंजमद हुए, नंबर 2 बरतानिया के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं जिनका हवाला पाकिस्तान की हुकूमत ने दिया, नैब के सामने ये चीज़ें रखी गई, इसका ताल्लुक इस केस से ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है। इसी खबर एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंसेस हैं जिसमें नवाज शरीफ के इश्तिहारात को बरतानिया अरसाल किया गया है। पाकिस्तान के अंदर ये खबर तो हाईलाइट हुई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है कि बरतानिया के अखबारात में कोई ज़रूरत नहीं है इश्तिहार देने की, लेकिन असल हकीकत क्या थी, यानी ये जो ऑर्डर था, जो अखबारात में इश्तिहार लगे पाकिस्तान के, उन इश्तिहारात में क्या लिखा गया है और असल में अदालत में हुआ क्या। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे अवैस यूसुफ सई। उनके पास जाने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा और डिटेल्स हम अवैस यूसुफ सई से ले लेंगे। सीनियर सहाफ़ी हैं और उन्होंने जो कुछ अदालत में देखा वो हम उनसे जानेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इश्तिहार पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन को भिजवा दिए। लिखा क्या है व्यूअर्स, ये बहुत ज़रूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सेक्रेटरी खारजा के ज़रिए पाकिस्तान हाई कमीशन को हदायत जारी, बरतानिया में अवामी मकामात पर नवाज शरीफ के इश्तिहार का ऐलान करने की हदायत, यानी जहां पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पे इस इश्तिहार का ऐलान किया जाएगा। नवाज शरीफ के बरतानिया में रिहायशी इलाके में इश्तिहार लगाने की भी हदायत की गई है। नवाज शरीफ का इश्तिहार बरतानिया में अवामी मकामात पर लगाने की भी हदायत की गई है। नवाज शरीफ के इश्तिहार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी लगाने की हदायत की गई है और नवाज शरीफ के इश्तिहार पर तमाम कार्रवाई करके रिपोर्ट 24 नवंबर तक पेश की जाएगी। अब हम रुख करेंगे इस्लामाबाद में, जहाँ पे अवैस यूसुफ सई हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, बताएं कि अदालत में क्या हुआ और ये मामला क्या है, असल में ऑर्डर्स क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में दावत दी। और ये जो आपने बात पूछी है ये मैं आपको बताऊं कि ये 2 डेवलपमेंट्स हुई हैं आज नवाज शरीफ केस में। एक तो वो समात है जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई और दूसरा पोर्शन उस समात के बाद होने वाली डेवलपमेंट का है जो रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से सेक्रेटरी खारजा को ख़त लिखा गया। तो पहले हम बात करते हैं आज की समात की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये समात हुई जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी डिवीज़न बेंच है जो एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ाओं के खिलाफ अपीलों पर समात कर रहा है। उसी ने आज समात की है वफाक की इस दरख्वास्त की जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि नवाज शरीफ के तलबी के इश्तिहारात अदालती हुक्म के मुताबिक 2 अखबारात में तो शाया हो गए हैं। उसकी कंप्लाइंस रिपोर्ट भी अदालत में पेश हुई और बताया गया कि रोज़नामा जंग के लाहौर और लंदन एडिशन में ये इश्तिहारात शाया हुए हैं, जबकि डेली डॉन के लाहौर एडिशन में इश्तिहार शाया हुआ है। लेकिन साथ ही साथ एडिशनल अटॉर्नी जनरल आज अदालत में पेश हुए और उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चूँकि नवाज शरीफ लंदन में मुकीम है इसलिए वहाँ पर ज़्यादा पढ़े जाने वाले अखबारात डेली, टेलीग्राफ और गार्डियन में भी
नवाज शरीफ की अदालत तलबी के इश्तिहारात शाया कराए जाएँ। ताहम अदालत ने यह दरख्वास्त खारिज कर दी है और अदालत ने ये कहा कि ज़रूरी नहीं है कि वहाँ शाया होने वाले तमाम अखबारात में ये इश्तिहार दिया जाए। अदालत ने एक हुक्म दिया था, उसकी कॉम्प्लाइंस हो गई है। दूसरी डेवलपमेंट है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के बाद अब रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से सेक्रेटरी खारजा अमूर को एक ख़त लिखा गया है और कुछ हिदायत जारी की गई हैं और ये कहा गया है कि इन हिदायत पर लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के ज़रिए अमल दरामद कराया जाए। और ये कहा गया है कि नवाज शरीफ की जो अदालत तलबी का इश्तिहार है वो लंदन में उनकी रिहाइशगाह के बाहर चस्पा किया जाए, जिस इलाके में उनकी रिहाइश है वहाँ पर भी आवेज़ा किया जाए। इसके अलावा अदालत तलबी से मुतल्लिक ऐलानात भी किए जाएँ। तो ये सारी जो हिदायत हैं वो जारी की गई हैं सेक्रेटरी खारजा अमूर को ख़त में रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से। और इसके बाद अब जो आगे फर्दर कार्रवाई है वो कुछ इस तरह होगी कि जो दफ्तर खारजा है वो इसकी तामील के लिए फ़ॉरेन ऑफिस पाकिस्तानी हाई कमीशन को लिखेगा लंदन में, और लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के ज़रिए इन अदालती अहकामात की तामील कराई जाएगी। बहुत शुक्रिया अवैस आपके वक्त का। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा। लंदन से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।